हेलो दोस्तों। आज जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास और कुछ उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। जिस प्रकार मौर्यों की जाति के संबंध में अनेक मत प्रचलित है, उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन भी किंवदंतियों पे आधारित है। बौद्ध वेदों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज जीवन पीपलवैन शासक के थे। जब यह राज्य मगध साम्राज्यवाद का शिकार बन गया, तब मेरिकुल के व्यक्ति समान जीवन व्यतीत करने लगे। चंद्रगुप्त का बाल्य जीवन भी जंगलों में बीता। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी माता के साथ वह मगध अपने पिता की मृत्यु के पश्चात माता के साथ वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र चला गया। चंद्रगुप्त बचपन से कुशा बुद्धि का था। एक दिन राज किलम खेल के दौरान चाणक्य की नज़र उस पर पड़ी। चाणक्य सुविख्यात शिक्षा केंद्र तक्षशिला का आचार्य था। वह यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को स्वतंत्र करने का संकल्प लेकर मगध के शासक धनानंद के पास पाटलिपुत्र आया था, परंतु नंद राजा ने उसे अपमानित कर निकाल दिया। कहा जाता है कि अपने अपमान से क्रुद्ध होकर उसने यानी चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि वह नंदों का नाश करेंगे। पाटलिपुत्र से वापस लौटते समय उसकी नज़र चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर वह उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। यह उसे समुचित शिक्षा दिलाकर उसी के द्वारा नंदों के विनाश की योजना उसने बनाई। चंद्रगुप्त के सामने दो स्पष्ट लक्ष्य थे: मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना तथा यूनानी आक्रमणियों से भारत को मुक्त करवाना। सबसे पहले उसने नंद शासक धनानंद को पराजित करने की योजना बनाई। नंद राजा की शक्ति से वह अच्छी तरह से परिचित था और जानता था कि उसे आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने सिकंदर से भेंट कर उससे सहायता की मांग की। जास्टिन महोदय इसकी पुष्टि करते हैं, परंतु चंद्रगुप्त की दंडता से क्रुद्ध होकर सिकंदर ने उसे मार डालने की आज्ञा दी। फलतः चंद्रगुप्त को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी। पंजाब की विजय प्रारंभिक असफलता से चंद्रगुप्त निराश नहीं हुआ। उसने पश्चिमोत्तर सीमावर्ती प्रांत में विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों को भड़काना आरंभ किया। उसने पंजाब के लड़ाकू कबीलों की एक सेना संगठित की तथा हिमालय के पर्वतीय राजा प्रवर्तक से मैत्री भी स्थापित की। इस समय तक पंजाब की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। यूनानी
सत्ता सिकंदर के विजय के बावजूद स्थायी नहीं हो पाई थी। यवनों के विरुद्ध विद्रोह होते रहते थे। वस्तुतः सिकंदर जब भारत में था तभी सिंध में भी विद्रोह हुआ था। अतः भारत के छोड़ने के पूर्व अपने विजित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सिकंदर ने इन्हें 3 छत्रियों में विभक्त कर दिया था। फिलिप को एक बड़े क्षेत्र का छत्रपति बनाया गया। उसे अपने आर्मी का राज्य निचली काबुल घाटी से हिंदुकुश तथा सिंध से चेनाब तक का क्षेत्र था। आर्मी उसका सहायक था। झेलम और ब्यास के बीच का क्षेत्र पोरस के नियंत्रण में था। पिथन संध का छत्रपति बनाया और काबुल घाटी से सिकंदर की यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो सकी। चंद्रगुप्त और चाणक्य यूनानी सत्ता के विरुद्ध असंतोषों को भड़काते रहे। उन्हें अपने प्रयास की सफलता भी मिली और पंजाब से मुक्ति संघर्ष आरंभ हो गया। सिकंदर की वापसी और उसकी मृत्यु के बाद तो स्थिति और भी अनियंत्रित हो गई। यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह होने लगे थे। ऐसे ही एक विद्रोह के दौरान यूनानी क्षत्रिय फिलिप की भी हत्या कर दी गई। जस्टिन के अनुसार इन विद्रोह के दौरान नेता चंद्रगुप्त था। यूनानी सत्ता के कमजोर पड़ते ही चंद्रगुप्त ने सिंध और पंजाब शक्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब उसने मगध विजय की योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने पहले सिंध और पंजाब पर अधिकार किया अथवा मगध पर एक विवादास्पद प्रश्न है। एचपी श्रीवास्तव मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहले मगध में नंदों की सत्ता पलटी और उसके बाद पंजाब सिंध पर अधिकार किया था। वस्तुतः कौन सी घटना पहले हुई यह निश्चित नहीं है, तथापि तत्कालीन परिस्थितियों से यह आश्वास होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले सिंध पंजाब पर अधिकार किया। पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के लिए सेना और धन उसे नहीं मिले, वहीं से मिले। मगध पर चंद्रगुप्त के आगमन के समय उसकी सेना में यवन और सैनिकों का उल्लेख संभवतः इसलिए हुआ है। यद्यपि साहित्यकारों की बात में आने से चंद्रगुप्त के मगध अभियान का उल्लेख मिलता है, तथापि उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। पंजाब से वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा। मगध की जनता आनंद शासकों के अत्याचारों से उब चुकी थी, अतः चंद्रगुप्त का लागत एक मुक्तिदाता के रूप में नहीं किया गया। मगध की जनता के सहयोग से वह अंतिम नंद शासक दयानंद को पराजित करने में सफल हुआ। दयानंद या तो युद्ध में मारा गया अथवा राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस घटनाक्रम का विवरण महावंश, टीका, मृदंडु तथा परिशिष्ट से मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह विफल रहा। उसने युद्ध की क्षति की भी उठानी पड़ी अतः अंत प्रयास करने किया, परंतु वह इसमें विफल नहीं रहा और उसमें उसने जीत भी हासिल की।